But you wanted to add something जो दूध साहब बता रहे थे उसमें. No, with due respects for Mr. Jairam's comment for Mr. Jairam. देखिए, जो एक्सपेंडिचर है वो स्टिकी है. एक बार आपने सोशल स्कीम लॉन्च कर दिए तो कर दिए. अब नरेगा को वापस नहीं कर सकते. कभी आप फूड सिक्योरिटी अगर लॉन्च हो गया रिवर्स नहीं कर सकते. तो हम रेवेन्यू पे फोकस करते हैं. रेवेन्यू में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर रेवेन्यू बढ़ाया जा सके. एक तो ये है कि एक्साइज बढ़ाया जाए, 10 से 12 हो जाए. आई थिंक सिस्टम मार्केट इसे एक्सेप्ट कर लेगा. बिकॉज पहले था ये एक टेम्पररी बेनिफिट दिया गया. अभी आप उसका वापस खींच लीजिए. उसे लेने का समय आ गया है. वापस खींच लीजिए. दूसरा, इतनी सारी एग्जेम्पशंस हैं हमारे टैक्सेस में. हर चीज की एग्जेम्पशन, अगर आप एग्जेम्पशंस रिलीज करें आपको बहुत सारा रेवेन्यू मिल सकता है. हम क्या करते हैं कि हमारे पास इतने सारे वोट बैंक्स हैं, आप यूं समझिए, या फिर इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं. हाउसवाइफ्स को अपने ब्रेक्स चाहिए, बिजनेसमैन को अपने ब्रेक्स चाहिए, सिगरेट बीड़ी इंडस्ट्रीज को अपने ब्रेक्स चाहिए. जो मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हें वो कहते हैं कि हमारी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ब्रेक दीजिए. हर इंडस्ट्री को हमने एक आप बजट के रिजल्ट देख लीजिए या अनाउंसमेंट देख लीजिए. 10 मिनट का काम होता है, 2 घंटे का उनके एग्जम्पशंस की बात होती है. तो आप ये कहिए कि अगर आप सारे एग्जम्पशंस विड्रॉ कर लें और थोड़ा बहुत आप टैक्सेस बढ़ा दें, जो एक्साइज है उसको आप 10 से 12 कर दें, इस तरह का, तो आपका काफी सारा रेवेन्यू आ सकता है. और आप तीसरा, आप सब्सिडीज को देख लीजिए. हम सब बात मानते हैं कि सब्सिडीज कुछ हद तक, काफी हद तक जरूरी है. इंडिया में बहुत सारों को खाना तक नहीं मिल रहा. लेकिन उसके जो टारगेटेड सब्सिडीज हैं, अगर आप की हैं करें आप, तो कम से कम आप सब्सिडी बिल को कम से कम 60% काट सकते हैं और जो बेनिफिट मिल रहे हैं लोगों को फिर भी मिल सकता है. तो लाइक यू मेंशन्ड, अर्बन लोग जो शायद मिसयूज कर रहे हैं आप दे सकते हैं, आप विड्रॉ कर सकते हैं. इसीलिए जो है हमारे पास रेवेन्यू के अभी भी काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं. फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यूज विल बी डायरेक्ट टैक्स कोड. हालांकि लगेगा कि डायरेक्ट टैक्स कोड में थोड़ा बहुत टैक्सेस कटेंगी, लेकिन जो ओवरऑल रेवेन्यू का बढ़ावा होगा काफी हद तक बेस विल. रामदेव, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो डेफिसिट का मुद्दा है और इसमें काफी बड़ी उम्मीद थी डिसइन्वेस्टमेंट की. ये साल जब शुरू हुआ था तभी जो टारगेट दिया गया था, गवर्नमेंट हार्डली मूव्ड ऑन दैट. फाइनली ओएनजीसी ऑक्शन हुआ और उम्मीद जगी ऑक्शन से पहले कि मे बी वी आर लुकिंग एट लीस्ट डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ 15-20,000 करोड़. हुआ उसका बिल्कुल उल्टा. और अब सरकार ने खुद ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया इस प्रोसेस पे. ये ओएनजीसी ऑक्शन को कैसे देखा? समझ में नहीं आता कि मतलब पूरा 12 महीने का समय निकल गया. आप 12 दिन पहले आप इस ढंग से आप मतलब यू कंडक्ट द अफेयर. आप यदि ऐसे ही करना था कि भाई आपको LIC को बेचना है या आपके पास इन हाइडिंग यू हैव समबडी हु इज विलिंग टू bail you out, then you can do it in April itself so that you don't have any emergency. If you conduct the whole thing in a proper way, I mean 40,000 crores, I mean like HDFC, they wanted to build a book for $2 billion. I think it got just built in 10 minutes. I mean ONGC has a value. I mean maybe the price might be 10 rupees here and there. But if you do proper marketing, make a, I mean, you convince the investors, you make your promises, do the marketing effort. There are buyers, and you could have built it, but you can't do it in, you know, without doing anything, and just in 10 minutes you want to finish the auction. So I think putting a number is one thing, but conducting this, again, it's a governance issue. That you want to raise 40,000 crores, you have to have a game plan. You start from the year. I mean, you present the budget in February, and right for next 12 months, you don't do anything, and last 15 days you want to finish it out. I think somebody's mind is somewhere else. They're not on the numbers. That's true. I mean, I would not conduct my affair like that. That's true. I mean, it's a thing of national importance. Clearly, with the officials and political members, whosoever is responsible for the conduct of the national affair, their mind is somewhere else. You don't conduct even your family budget like this. Very true. Well said. दो मुद्दे जो उठकर सामने आए हैं, एक ये है कि प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स होने चाहिए और दूसरा टारगेटेड सब्सिडी. जयराम, मैं आपसे चाहूंगा, एंड देन दूध साहब आपसे मैं इस पर जवाब लेना चाहूंगा. इंडिया एक स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, हम काफी साल से सुन रहे हैं और उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. बट समहाउ कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है दैट इट बिकम्स अ साइक्लिकल स्टोरी. हमने देखा ग्रोथ 9% से 6% पे आ गया. वी स्टिल डोंट नो वेयर इट विल स्टॉप, बट होपफुली इन दिस रेंज. बट इन्फ्लेशन कहीं नहीं गया. वी सॉ इंटरेस्ट रेट स्पाइकिंग अप, इन्वेस्टमेंट साइकिल स्लोइंग डाउन, एंड ये बार बार जो साइक्लिकल स्टोरी हो जाती है इंडिया स्टोरी. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? No, what you said is absolutely right, that India is structurally a good story. But the key issue is that I think at times the way our whole system, the government, etc., behaves as if
they have a right to expect foreign investors to put money into India, and that it is almost a birthright sort of thing, saying that there are no other good places for them to go. And I think increasingly that little bit of arrogance is sort of starting to show through, because I don't know whether it's just coincidental, but in the last couple of months, you've seen 2 or 3 of the largest global financial players withdrawing from India, whether it's Fidelity, whether it is New York Life, whether it is Citi selling their stake in HDFC. It could be coincidental, but the reality somewhere today is that I think we have to, in a sense, redefine ourselves and sort of say that, yes, we are structurally really a good story, but there are other global places where investors can put their money. We are not the only option. We are not the only option, and hence we have to compete, whether it's with a Brazil, with an Indonesia, with a Vietnam, and hence position ourselves in that direction. And I think at some point of time we were in the right direction, but in recent times we haven't seen the continuation, what you call the second generation of reforms, whether it's FDI increase in insurance, in pensions, in retail, in aviation. You can take your pick, but you haven't seen any of those happen over the last couple of years. And I think for us to continue to be structurally a good story and hence attract investments, we have to do a lot more in terms of unleashing the second generation of reforms. And bringing in money. राइट दूध साहब, आपसे जवाब चाहेंगे इस पे। आप खुद मैन्युफैक्चरिंग से इतने क्लोजली जुड़े रहे हैं। हमने इवन द रीसेंट डेटा जो हमने देखा, जिस तरह का स्लो डाउन देखने को मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, एक तो ये मुद्दा है, और दूसरा आप किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर से बात करें तो द वे वी हैव हैंडल्ड आवर रिसोर्सेज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज जिसके थ्रू गवर्नमेंट ये उम्मीद करी थी कि वो शायद पैसे रेज करेंगे, बीट स्पेक्ट्रम एलोकेशन, बीट गैस एलोकेशन, एफडीआई इन रिटेल। इनफैक्ट I heard a foreign institutional chairman saying that the Indian government seems to be joking with us as far as FDI is concerned. ये जो issues हैं, ये क्या गवर्नमेंट खुद ही अंडरप्ले नहीं कर रही है? गवर्नमेंट सब कर रही थी। मैंने आपको बताया लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया था, 9% से 10% ग्रोथ तक जाना था, और प्राइम मिनिस्टर खुद बोले कि अब हम 2020 तक 10% ग्रोथ मेंटेन करेंगे और हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। पर नसीब ऐसा टूटा कि एक तो अपने देश में भी कुछ प्रॉब्लम हुए, और फिर उसके साथ भी वर्ल्ड और सब इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ गई। हमने कभी सोचा नहीं था कि यूरोप इतना टूट जाएगा। यूरोप सब लोगों ने बताया, रामदेव अग्रवाल साहब ने पहले एक बार बताया था कि काफी प्रॉब्लम आएंगे, पर इतने प्रॉब्लम आएंगे करके तो नहीं बताया। तो इतने यूरोप में प्रॉब्लम आ गई, यूरोप की फैक्ट्रियां क्लोज हुई, हमारी भी फैक्ट्रियां क्लोज हो गई, और यूएसए में प्रॉब्लम आया। हमारी इकोनॉमी उनके साथ जुड़ गई है, हमने जोड़ी है, मनमोहन सिंह साहब ने खुद जोड़ी है। अब वो गिर रहे हैं तो हम थोड़ा तो उनके सामने गिरेंगे। फिर भी हम 6% पे ही आए हैं, वो लोग तो 0% पे रहे हैं। तो हमारी ये क्या हमारे लिए संतोष मानने की बात है? मानना ही पड़ेगा। देखिए साहब, आपको दूसरे के साथ कंपेयर करके ही होगा। दूसरा आपका कहना है कि इकोनॉमिक साइक्लिक क्यों है, वो साइक्लिक है, इसलिए उसको मेरा एक सिंपल सवाल है कि क्या ये 6% 7% नहीं हो सकता था अगर, जैसे इन्होंने सजेस्ट किया कि मे भी पेट्रोलियम प्राइसेस थोड़े बढ़ा दिए जाते, सब्सिडी में भी थोड़ी और टारगेट की जाती, और जो एक ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर सिर्फ इंतजार किया गया कि बाकी कुछ नहीं होगा, यू जस्ट हाइक द इंटरेस्ट रेट्स एंड वेट फॉर इन्फ्लेशन टू कम डाउन। वो वर्ल्ड और वही है। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो एलन ग्रीनस्पैन ने भी वही किया था, उन्होंने भी 6% तक रेट बढ़ाए थे, इन्फ्लेशन कम हो गया, वो बेचारे 0% पे भी आ गए। तो हमारे यहाँ भी वही होगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सब सेंट्रल बैंक के गवर्नर यही समझते हैं, और वो सही हो रहा है। हाँ, वो सही। Can I just disagree mildly that anywhere when inflation has to be controlled, it has to be both monetary policy and fiscal policy, and it can never be monetary policy alone. Unfortunately, in India, what we have seen in the last year and a half has been only monetary policy with no help from the government on the fiscal policy. So I think there is an issue there. I think at least in India we should acknowledge that this recent slowdown from 9 to the latest quarter GDP of 6.1 is self-created. Exactly. ये global It's problem engineered, नहीं है। ये global problem नहीं है। ये जब 2008 में slowdown हुआ था वो global problem था। अभी जो reduction हो रहा है ये self-created है, और ये हमारे लिए acknowledgement बहुत जरूरी है। In fact, one expectation I have of this budget, I don't know whether anybody will directly say it, is to say कि देखिए एक problem है, हम इसको फिक्स करना चाहते हैं और हम फिक्स करेंगे। एंड अगर आपने ऐसा एक्नॉलेजमेंट किया, फॉर एग्जांपल आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड में देयर इज एडिटोरियल व्हिच सेज टाइम फॉर पेनेंस, एक्सेप्ट इट।
So if we accept it and we say that, look, this is caused by us, and then we go ahead, fix a fiscal problem, not fix a fiscal problem 1 year, नहीं solve होगा, but at least हम road map fix करें और साथ में हम growth launch कर दें, DTC ले आएं, GST ले आएं, कुछ कर दें, तो आने वाले 3 साल में वापस हम पकड़ लेंगे growth को. देखिए ऐसा है कि पिछले 3 साल में ऐसा तो नहीं है, या 2 साल में जब स्लो डाउन हुआ है, ऐसा तो नहीं कि हम अपने सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज भूल गए हैं. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ तो वही हैं. लोग अभी भी इंग्लिश जानते हैं या सीख रहे हैं, राइट. इंडिया का जो डेमोग्राफिक है वो फिर भी स्ट्रांग है. सेविंग्स है ठीक है, 34% नहीं है, 32% है. इन्वेस्टमेंट रेट ठीक है, 36% नहीं है, 33% नहीं है, 30% है. तो जो पीपल यंग हैं तो 3 साल में लोग एज तो नहीं हो गए. तो ऐसा स्ट्रक्चरल इश्यूज अभी खराब नहीं हुई हैं. अभी भी एक इम्पेटस दिया जाए तो 3 साल में हम पकड़ लेंगे इसको. आप यू वांटेड टू कवर वन मोर थिंग विच इज टैक्सेशन. बात में मैं जिक्र कर रहा था कि मेन क्या हो रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं कि ड्यूटीज बढ़ाएं, टैक्सेस बढ़ाएं और बढ़ाएं, वो बात तो बहुत सही है, पर मैं एक आपको दाखला देना चाहता हूं कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में, हाउसिंग के क्षेत्र में आज की तारीख में अफोर्डेबल हाउसिंग के टोटल वैल्यू आप देखें तो उसका 32% टैक्सेस के कारण वो कॉस्ट आ रहा है. ना हर लोकल म्युनिसिपल टैक्सेस बढ़ाना चाहते हैं, स्टैंप ड्यूटीज बढ़ाना चाहते हैं, रेडी रेकनर रेट्स बढ़ाना चाहते हैं, सर्विस टैक्स बढ़ जाना चाहता है. तो हर गवर्नमेंट सरकार, केंद्रीय सरकार, राष्ट्र सरकार, म्युनिसिपल टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं. बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट के भाव तो वैसे ही बढ़े हुए हैं, तो उसमें से हम टैक्सेस लें तो क्या होगा. अल्टीमेटली आप देखेंगे दैट अफोर्डेबल हाउसिंग विल बिकम नॉट पॉसिबल बिकॉज पॉलिसीज आर रिग्रेसिव, सेकेंड taxes are going up so much, and third, as I said, labor cost has gone up, and I agree we should pay more, Mr. Doot. But the point is, having this combination, housing will become more and more affordable. So while I agree with everybody over here that we must raise taxes for social security schemes, I think that upper limit, at least in housing sector, has far gone beyond board. So a combination of all these states and local taxes is going to create a lot of problems in the future. तो इसके बारे में भी काफी सरकार को सोच. सेकेंड, एक मैं कहना चाहता हूं, जैसे आपने बताया कि डायरेक्ट टैक्स कोड में काफी बेनिफिट होगा, लेकिन जो कमिटमेंट्स सरकार ने की थी, जैसे SEZ पर हम इतने साल टैक्सेस नहीं लगाएंगे वगैरह, और लोग उसमें इन्वेस्टमेंट किए थे इस उम्मीद पर कि वो सरकार ऑनर करेगी. नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट दोज पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन SEZ will not get benefit of the taxes which under the DTC code because they have changed their mind. I mean, if you are going to tell foreign investors that you have changed your mind and hence you are going to change the policy of taxes, I think it should be prospective for investment which has not come in. But if I or any foreigner has invested in such schemes and today you are making a modification even prospectively, but it should not be on the money which has already come in. So I think first time we are being dishonorable as a country to an investor, and that I think will hurt us very badly in the long run. आप बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, मेरे अंदाज से ऐसे पॉलिसीज चलाएंगे तो और भी खराब होना है, क्योंकि people will feel you're dishonest. No, there Mr. Hiranand is absolutely right. We have to honor the past commitments, but You can't be going back on your words again. no doubt about it. Dishonorable. It's very important for the country to Dishonesty show on the that country's part. absolutely And it's never happened. We have always honored our debt. We have always honored our commitment. And now they feel it's okay to be dishonorable. No, I agree with that. But you know, one significant thing DTC will do is to simplify taxes. You know, if you see the income tax regulation book, it runs into 1,000 pages and you can't decode it. So it is going to simplify taxes. We have one man to decode it. And you have one man to decode it. And it simplify taxes and at the same time take away a number of exemptions. That itself is revenue. And we should appreciate it, we should respect it. Quick word from you on the taxation part. The DTC is important, the GST is important. आपको लगता है सरकार वाकई करेगी? Will they bite the bullet this time? मुझे नहीं लग रहा है कि इस बजट में ये दोनों आएंगे. But then they will lose the opportunity because then But 2014 का impact आ जाएगा. We have a democracy which works slowly, and I think we have to accept that. I would wish that it happens through this budget, and I really would encourage government to do it. But what we need to do is कि 3 मुद्दे पे हमें बिल्कुल अपना attention केंद्रित कर देना चाहिए गवर्नमेंट को. एक तो ये कि ग्रोथ को वापस ले आना है. दूसरा ये कि लोगों के हाथ में
रिसोर्सेज देने हैं जिससे वो अपना स्पेंड डिस्क्रिशनरी तरीके से अपने आप सोच के अपना निवेश करें या खर्चा करें या सेविंग्स करें। फ्रीडम देना चाहिए और अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए। और तीसरा मुद्दा इस बार बजट में जो आना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट को कैसे ओवरऑल तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसका रोड मैप आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ये लगने लगा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ती जाएगी, आज अगर हम सब जोड़ लें सेंट्रल, स्टेट और अनफंडेड पेंशन, तो करीबन 9 से 10% की हमारी डेफिसिट है। ये अनअफोर्डेबल है। इसलिए अगर उसको हमने काट के रीजनेबल नहीं किया तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कटेंगे नहीं, और अगर वो नहीं कटा तो ये मॉनेटरी पॉलिसी हमको मार देगी। इन रिजर्व बैंक, मैंने ये बताया था कि जो सॉल्यूशन है मॉनेटरी पॉलिसी का अब आगे चल के एक बड़ा सा रेट कट आना चाहिए ताकि ग्रोथ मोमेंटम को वापस हम ले आए। 1% जीडीपी कम होने से हम लाखों आदमी को पॉवर्टी में रखते हैं। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। दैट्स ट्रू।